देखो यार, अब रह गए हैं आपके पास 180 दिन। दिवाली चला गया, छठ पूजा कुछ बिहार के बच्चों के लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है तो शायद वो 2 दिन नहीं पढ़ पाए, बट अब बचे हुए एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब गिन के आपके पास 180 दिन बचे हैं। एंड अगर ये वाली ट्रेन आपने छोड़ दी तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि नीट 2026 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल तुम्हारा ये होगा कि सर क्या अभी से सिलेक्शन हो सकता है? तो बेटा देखो, अभी से आपका नीट 2026 एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है, बट ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है। 2 साल की मेहनत जो एक बच्चा करता है, आपको वही मेहनत 6 महीने में करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क। और जिन बच्चों का डेडिकेशन नहीं है, जिन बच्चों में डिटर्मिनेशन नहीं है, वो नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम्हारे अंदर बचे हुए 180 दिन में कम से कम 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालने की डिटर्मिनेशन है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम जो कुछ भी अपने सिलेक्शन बूट कैंप में कराने वाले हैं, जिससे हम आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंश्योर करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे सिलेक्शन बूट कैंप में नहीं भी आ रहे हैं और सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो भी इसी प्लान को फॉलो करके नीट 2026 एग्जाम एक्सेल कर सकते हैं। तो भले ही आप सिलेक्शन बूट कैंप पे एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है। तो जो बच्चे सिलेक्शन बूट कैंप में मेरे पास आना चाहते हैं, 6 महीने डेडिकेट होके मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस हेल्पलाइन नंबर पे 9007002666 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो एक रेसिडेंशियल कैंपस का बैच है, जहां पे बिना सेलफोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के हम आपको हॉस्टल्स में रखते हैं और आपको पढ़ाते हैं और 10 घंटे की प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल के आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज दिलाते हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। बट अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं भी है या आप किसी कारणवश मेरे पास नहीं आ सकते और ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है, तो भी इस प्लान को पूरा फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमने बोला कि अब हमारे पास बचे हैं 180 दिन, और उन 180 दिन में आपके पास लगभग 150 दिन बचा है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। चाहे आप जितना भी कर पाए, अब आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर पाए, या आप 80% सिलेबस कंप्लीट कर पाए, या आप 60% सिलेबस कंप्लीट कर पाए, बट आपके पास सिलेबस कंप्लीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 दिन बचे हैं। और बाकी बचे हुए 30 दिन आपके लिए होता है फॉर फाइनल रिवीजन और प्रैक्टिस, या आप उसको टेस्ट वाला पोर्शन कह सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 180 दिन तक पढ़ते ही रहा, सिलेबस ही कंप्लीट करते रहा, तो आपके नंबर कम आएंगे। बाकी अगर आपने वह 150 दिन में सिर्फ 60% ही सिलेबस कंप्लीट किया और बाकी के 30 दिन रिवीजन किया, तो भी आपके नंबर ज्यादा आएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, एक टर्म मैं हमेशा बोलता हूं, दैट इज डन इज बेटर देन परफेक्शन। मैं किसी चैप्टर को 60-70% एक्यूरेसी के साथ जल्दी खत्म करूंगा, rather than मैं लगे हुआ हूं कि अरे मुझे तो बहुत अच्छे समझ में नहीं आया। ठीक है, जल्दी खत्म करना है आपको सिलेबस को 70% एक्यूरेसी के साथ भी, और उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पे हम उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे मन में बहुत सवाल आएगा कि सर 2 साल का कोर्स है, कैसे 6 महीने में सिलेबस खत्म होता है और कितना घंटा मुझे देना चाहिए और क्या चेकलिस्ट होना चाहिए? तो वो चेकलिस्ट हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, सबसे जो ड्रेडेड सब्जेक्ट होता है किसी भी नीट एस्पायरेंट का, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, अब ये आपका कॉल है कि आप कितना घंटा डिवोट कर सकते हैं और आपका टारगेट मार्क्स क्या है। कि अगर मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है तो एवरेज जो आपका टारगेट मार्क्स होना चाहिए 3630 प्लस मार्क्स। ठीक है, अगर आपको एक सेमी गवर्नमेंट या आप किसी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 550 प्लस मार्क्स चाहिए होगा, है ना। अगर किसी को अच्छा एक प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको 500 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि आपका टारगेट क्या है, आप कितना कर पाए। देखो, इसको लाने के लिए आपको कम से कम 10 से 11 घंटा पढ़ना है, इसको लाने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ना है, और इसको लाने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटा पढ़ना है ना। तो वो आप देख लीजिए आपकी क्या कैपेबिलिटी, और उसी हिसाब से उसको फॉलो कीजिए या उसको ऑमिट कर लीजिए। ठीक है,
फिजिक्स में देखो, अगर आपको सरकारी कॉलेज जाना है तो कम से कम 140 मार्क्स तो आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। और ये कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो फिजिक्स है, आप कोई एक लेक्चर रिसोर्स देखिए जो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, एंड इट शुड कंप्राइज ऑफ टोटल ऑफ 150 लेक्चर्स। 150 लेक्चर का मतलब हो गया सर कितना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस आवर। ये लेक्चर का ड्यूरेशन है फॉर योर कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। और इसमें भी जो आपको शुरुआत करना है, तो ऐसे नहीं कि हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, फिर 1D पढ़ रहे हैं, फिर 2D पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद NLM पढ़ रहे हैं, फिर वर्क पावर पढ़ रहे हैं, फिर रोटेशनल पढ़ रहे हैं। वैसे आपका काम नहीं चलेगा। स्टार्ट विथ हाई वेटेज चैप्टर्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली इजी चैप्टर। तो सबसे पहले जैसे अगर हम सिलेक्शन बूट कैंप में बात करोगे तो हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स से, ठीक है। उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स करते हैं, उसके बाद हम डुअल नेचर करेंगे, फिर उसके बाद हम एटम करेंगे, हम न्यूक्लियाई करेंगे, और हम सेमीकंडक्टर करेंगे। यहां से हमने मॉडर्न फिजिक्स वाला जो बुक 2 है आपका, उसको कंप्लीट कर लिया। तो मेरे कम से कम 40-50 नंबर तो यहां से बन गए। दीज आर इजी चैप्टर। फिर हम चले जाएंगे 11th में, हम 1D करेंगे, 2D करेंगे, NLM करेंगे, वर्क पावर एनर्जी करेंगे, और उसके बाद फिर हम यहां पे रुक जाएंगे। रोटेशनल हम बाद में करेंगे। फिर हम आ जाएंगे थर्मो करेंगे। थर्मो क्योंकि आपको फिजिक्स में ही काम आ जाएगा, केमिस्ट्री में ही काम आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस में आपको अपना लेक्चर प्लानर बनाना है या लेक्चर प्लानर रखना है, जिससे आपका मैक्सिमम ROI है, ठीक है। फिजिक्स में जो रूल होता है बेटा कि आप डिटेल लेक्चर लगाइए। आपके नोट्स पहले बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो जिसके भी लेक्चर लगा रहे हैं उसके बेसिस पे आप अपने नोट्स बनाइए। साथ के साथ उसका फॉर्मूला शीट भी आप बनाते रहिए ताकि रिव्यू करने में आपको आसानी, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिए। अब यहां पे बहुत ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन हो। या तो आप हमारे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लीजिए, या आप फिंगर टिप्स यूज कर लीजिए, ठीक है, जहां पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। नहीं तो क्या होगा कि हम एक ही तरह के F = ma के 10 सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपको अलग अलग केस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दैट टॉपिक वाइज क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व कर लो, या कोई स्टैंडर्ड किताब से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। हमारे पास आओगे तो हम तो क्वेश्चन बैंक आपको देते ही देते हैं। टॉपिक खत्म होने के बाद एक चैप्टर वाइज टेस्ट दो, और अगर चैप्टर वाइज टेस्ट आप 70% भी एक्यूरेसी से कर लेते हैं, उस चैप्टर के आगे आप बढ़ जाइए, उस चैप्टर से आप मूव ऑन कर जाइए। और यहां पे याद रखिएगा, स्पीड डजंट मैटर। स्पीड पे हम बाद में फोकस करेंगे, अभी स्पीड पे फोकस मत कीजिएगा। ज्यादा टाइम देके भी क्या मुझसे ये सवाल बन पा रहे हैं। जब आपका मैथ सॉल्व होगा, आपकी एबिलिटी सॉल्व होगी, तो स्पीड आपका यहां पे अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, और लास्ट 20 साल के पीवाईक्यू आप जरूर कीजिए। अब मैंने 30 साल नहीं कहा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लास्ट 20 साल के पीवाईक्यू आप जरूर सॉल्व कीजिए, और उस 20 साल के पीवाईक्यू के बेसिस पे एक अलग से फॉर्मूला शीट बना दीजिए। सिर्फ इतना भी तुम कर लोगे ना, पीवाईक्यू प्लस फॉर्मूला शीट, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, तो जो फ्यूचर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट करने की हालत में रहोगे। और यहां से कम आपके 100 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे, अगर तुमने ये वाला पार्ट अच्छे से कर लिया तो। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, ठीक है। जब तुम्हारा ये सब हो जाए, तब भी तुम्हारे पास अगर टाइम है केमिस्ट्री बायोलॉजी करके, तब जाके तुम सेलेक्टेड कुछ जेई मेंस के पीवाईक्यू और एससी वर्मा के कुछ ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इस चक्कर में मत रहना कि मैं पूरा एससी वर्मा सॉल्व करूंगा, यू विल बी वेरी लेट फॉर दैट, ठीक है। फुल एनसीईआरटी रीडिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। जो चैप्टर्स यहां मैंने दिखाए इनकी ही एनसीईआरटी रीडिंग आप कीजिएगा, बाकी चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग की आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जेई एडवांस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम फोमो, ठीक है। कोई फायदा नहीं है जेई एडवांस का क्वेश्चन। जेई एडवांस का क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है, तो आप इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर लीजिए कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, जो क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में नहीं बन रहा, वो किसी और से भी नहीं बनेगा। तो आप निश्चिंत रहेंगे और आप इस तरह से
140 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। जब आपके पास टाइम होगा इसके बियॉन्ड, तब आप आइएगा जेई एडवांस पे। अभी तो आप नॉर्मल क्वेश्चन भी 70% एक्यूरेसी से कर लीजिए, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपको भागना है सिलेबस में। आपका लेक्चर ड्यूरेशन अगर 300 घंटे ज्यादा हो गया तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप उसको कोप अप कर पाएंगे। तो ये तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, केमिस्ट्री में 3 पार्ट आता है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको डिटेल लेक्चर लगाने पड़ेंगे। आपको अपने नोट्स या जो नोट्स टीचर बनवा रहा है उसको बनाने पड़ेंगे, और सेम यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको भागना नहीं है प्रैक्टिस से, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपको जिस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डिटेल लेक्चर तो लगानी है, प्लस यहाँ पे एनसीईआरटी का एक बड़ा मेजर रोल प्ले होता है। तो आपको एनसीईआरटी एम्पलीफायर हम कहते हैं, जैसे हम जहाँ पे हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको डिकोड करते हैं। तो यहाँ तो आपने पहले एक बार लेक्चर कर लिया, उसके बाद एनसीईआरटी रिव्यू इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेकंड रिवीजन फॉर योर दैट एक्शन। एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको डिटेल लेक्चर प्लस एनसीईआरटी रिव्यू दोनों ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होगा। इनऑर्गेनिक के लिए अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी रीडिंग भी करते हैं और उसके बेसिस पे खुद नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, और इसके बेसिस पे आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो आपका इनऑर्गेनिक का काम हो गया। इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 100% एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर दिस, ठीक है। इस तरह से आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंप्लीट करना है। अप्रोक्सीमेटली जो इसमें लेक्चर्स आपके बनेंगे दैट इज इक्वल टू 100 लेक्चर्स आपका बनेगा इसमें। 100 लेक्चर्स का मतलब हो गया 200 आवर्स, ठीक है। इसको थोड़ा आप कम कर लेंगे तो आपको फिजिक्स के लिए थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको वो लेक्चर करना है। इसके बाद आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल गए, चैप्टर वाइज टेस्ट आपने दिया और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया, एंड यू आर गुड टू गो। पीवाईक्यू यहाँ पे बेटा लास्ट 30 इयर्स का करना है आपको, और इसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हैं, खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इसके लिए अलग से नोटबुक बनाओगे, क्योंकि हम इसको ज्यादा रिव्यू करेंगे और हम इसको ज्यादा रिवाइज करने वाले हैं। दिस इज हाउ यू विल स्टडी केमिस्ट्री, जिससे आपको केमिस्ट्री में बेयर मिनिमम 160 मार्क्स आ जाएगा। देखो, केमिस्ट्री में 160 प्लस मार्क्स लाना इज ईजियर देन बायो में 340 प्लस मार्क्स लाना, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस अब बहुत कन्फाइंड हो गया है, सिर्फ 28 चैप्टर्स ही हैं आपके पास, है ना। तो उतने चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि पूरा पी ब्लॉक आप मत पढ़िएगा, ठीक है। पी ब्लॉक का जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़िएगा, सब लास्ट में पढ़िएगा, ठीक है। स्पेशली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी, ये सब लास्ट में पढ़ना, अभी ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसका पूरा ग्रिड लेक्चर का अगर तुमको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। अभी आगे मैं पूरा शेड्यूल भी आपको दूंगा कि कब कहाँ कौन सी क्लास होनी चाहिए आपकी, और कितना ड्यूरेशन आपको लगाना चाहिए, उस पर भी हम डिटेल में भी बात करेंगे। अब आते हैं बायोलॉजी पे बात करते हैं। तो बायोलॉजी में भाई देखिए, आपको बायोलॉजी के 2 तरह के चैप्टर्स होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, जहां पे आप बिल्कुल निश्चिंत तरीके से जैसे नोट्स बनाते हैं, तो बिल्कुल डिटेल लेक्चर, जहां पे हम एनसीईआरटी से थोड़ा बाएं दाएं भी जाएंगे, ठीक है, प्लस उसके हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि हम उसी चैप्टर के नोट्स साथ के साथ बनाते हैं, विच इज इजियर फॉर यू ड्यूरिंग रिविजन। और इसके बाद हमें एनसीईआरटी रिव्यू तो करना ही करना है। बायो में एनसीईआरटी, गीता, बाइबल, कुरान सब है, तो वो आपको फॉलो करना ही करना है। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आपने लेक्चर लगाया, लेक्चर के टाइम पे ही आपने हाथ से नोट्स लिखा और उसको अपनी एनसीईआरटी के साथ मर्ज कर दिया, तो आपके परफेक्ट नोट्स बन जाते हैं फॉर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। और यहीं पे नंबर कटता है, यहीं पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रिकी होते हैं, तो यहाँ पे आपको इस पे ध्यान देना है। रेक्टिफिकेशन चैप्टर के लिए दिमाग नहीं लगाना, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़िए और एनसीईआरटी के बेसिस पे 1 पेज नोट्स बना लेते हैं या 2 पेज नोट्स बना लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल्स हैं मॉर्फोलॉजी के, उसके लिए अलग से बना लिया, साइंटिस्ट के नेम के लिए अलग से बना लिया, डेट के लिए अलग से बना लिया, जितने भी आपके कॉल टेबल्स हैं, जैसे एनिमल किंगडम आप टेबल के फॉर्म में हो, तो उस तरह के नोट बनाए जिससे आप बार बार रिकॉल करके इन रेक्टिफिकेशन चैप्टर्स को याद करें। दीज चैप्टर्स आर योर गोल्ड माइंड, ठीक है।
कहीं नंबर कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें कभी गलती नहीं होता। तो दीज चैप्टर्स आर योर गोल्ड माइन, तो इसको तो हमें बहुत अच्छे से करना ही चाहिए। फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि हर तरह का क्वेश्चन हो, एसेशन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर हम डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हम एनसीईआरटी के लैंग्वेज से एक्विड नहीं होगा, और क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एनसीईआरटी लाइन से बनती रहे। अगर आप नहीं है आपके पास ये सोर्स, तो मेरी 2 किताब है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास नहीं आ रहे, अगर मेरे पास आ रहे हैं तब तो ये कुछ किताब आपको मिलता ही है। बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसमें हर टॉपिक का, हर टाइप का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी रिकॉल है, ठीक है। आप बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक डॉक्टर आनंदी अमेजोन पे डालो, ठीक है, या नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। ये दोनों किताब आपको 999 रुपीज़ में मिल जाता है। एनसीईआरटी रिकॉल में हर एनसीईआरटी लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। और बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्चुअल हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं। और इसके साथ ही आपका इसका एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाता है एग्जाम के फॉर्म में, तो ये तो आप ले ही लीजिएगा, ठीक है। लास्ट 30 ईयर्स पीवाईक्यू भी कीजिए, जो रेलेवेंट है पीवाईक्यू आउट ऑफ एनसीईआरटी जो है उसको हटा दीजिए, एंड उसके बेसिस पे फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए, और उसकी अलग से शीट बना लीजिए जो आप बाद में रिवाइज करेंगे। एंड फिर हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट की अगर हम बात करें तो बेटा टेस्ट आपको कैसे करना है? टेस्ट आपको ऐसे करना है कि पहले आपको वीकली टेस्ट देना है, ठीक। वीकली टेस्ट कब? संडे को। तो कैसे करेंगे सर? तो मान लो कि संडे 1 है, ठीक है, तो दैट इज योर माइनर। तो 2 माइनर टेस्ट एंड 2 मेजर टेस्ट आप एवरी वीक दीजिए। मतलब मान लो कि अगर फर्स्ट टेस्ट तुम्हारा माइनर है तो सेकंड मेजर हो जाएगा, थर्ड माइनर है तो फोर्थ मेजर टेस्ट हो जाएगा। एंड यूज दिस टेस्ट का टाइम टू एनालाइज। सिर्फ एनालिसिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होती है। एनालिसिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर कोर्स कंप्लीशन। एंड इसके बाद फिर आप ऑल्टरनेट डे, जो बचा हुआ 30 दिन है, ऑल्टरनेट डे आप फुल टेस्ट दीजिए। ऑल्टरनेट फुल टेस्ट। अब बच्चे बहुत पूछते हैं सर हमें एक्चुअली में कितना टेस्ट देना चाहिए। तो देखो यार, सिंपल सा मैच होता है। देखो मान लो 6 मंथ है, ठीक है, जिसमें 5 मंथ आप सिलेबस खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां इन 5 मंथ में आपने ऑल्टरनेट वीक में टेस्ट दिया, मतलब हर वीक टेस्ट दिया, ठीक है। तो 20 टेस्ट यहां पे हुआ, ठीक है। और जो 1 मंथ आपके पास बचा, यहां पे आपने हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट दिया, तो यहां पे आपका 15 टेस्ट बचा, ठीक है। तो अगर आप 35 रेलेवेंट टेस्ट दे देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वैसे कि हम तो 50 टेस्ट कराते हैं क्योंकि हम रोज एक टेस्ट देंगे, तो वैसे होगा, बट यहां वैसे अगर आप इतना भी 35 टेस्ट भी कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। अब आते हैं कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा, मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से ये शेड्यूल बनाया जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। मंडे टू सैटरडे आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। सुबह जल्दी उठो, उठते ही आप रट्टाफिकेशन चैप्टर पे बैठ जाओ, जैसे, या रट्टाफिकेशन चैप्टर की क्लास लगा लो, या रट्टाफिकेशन खुद से कर लो। तो जितने भी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जितने ऐसे चैप्टर्स हैं उसको इस टाइम स्लॉट में आप कंप्लीट कर लीजिए, चाहे खुद से चाहे लेक्चर लगा के, आपकी मर्जी है। उसके बाद लेक्चर 1 का जो स्लॉट है ये आपका हमेशा, जो दिन की शुरुआत कीजिए आप फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए, 9 बजे आप फिजिक्स लेके बैठ जाइए और ध्यान से फिजिक्स को अच्छे से पढ़िए। लेक्चर 2 का स्लॉट जो है आप इसको केमिस्ट्री का स्लॉट बना लीजिए, जहाँ पे आप 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो कि फिजिक्स में कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर चल रहा है तो केमिस्ट्री में हम इजी चैप्टर पढ़ेंगे। अगर फिजिक्स में कोई बहुत इजी चैप्टर चल रहा है तो केमिस्ट्री में हम थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लेंगे, ताकि हमारा दिमाग का बैलेंस बना रहे। जो कुछ भी हमने इन 4 घंटे में पढ़ा, या मान लो कि 5.5 घंटे में पढ़ा, रेक्टिफिकेशन का ही पार्ट है, तो उन सब का हम प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं, जिसको हम डीपीपी प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे आप टॉपिक वाइज
जो क्वेश्चन है वो करते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 150 टू 200 क्वेश्चन करो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, उसके क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दो। तो जनरली जो स्टैंडर्ड ट्रेंड होता है फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50 और बायो 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर नहीं भी कर सकते तो इसको 45 कर लो, इसको 45 कर लो और इसको 90 कर लो, तो कम से कम 180 क्वेश्चन तो आप रोज कीजिए ही कीजिए, और उसके बेसिस पे आप अपने डाउट्स निकालिए, ठीक है। अच्छा, 6 से 8 PM का स्लॉट जो है आप ये बायोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल चैप्टर के लिए रख लीजिए, ठीक है, जहां पे आप बायोलॉजी का कॉन्सेप्चुअल चैप्टर करिए, ठीक है। और फिर इन सब का जो पूरा रिवीजन है या नोट्स बनाना है, ये सब कुछ आप 9 से 11 बजे वाले स्लॉट में कीजिए, और 11 से 11:30 जो इस क्लास में आपने गलतियां की उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में उतार दीजिए, तो पूरा दिन तुम्हारा प्रोडक्टिव हो जाएगा। संडे हमेशा आप टेस्ट के लिए रखो, तो टेस्ट के लिए मान लो 3 घंटा चला गया, ठीक है। बैकलॉग के लिए रखो, आप बैकलॉग में आपका 3 घंटा चला जाएगा, और रिवीजन में आपका 3 घंटा चला जाएगा। तो ये 3-3 घंटे का स्लॉट आप संडे के लिए रखिए, और थोड़ा आराम भी कीजिए संडे को, ताकि आप मंडे के लिए फिर से तैयार हो जाएं। यही शेड्यूल फॉलो करने से आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं हम तो रात में 3 घंटे पढ़ते हैं, हम रात में 4 घंटे पढ़ते हैं। बेटा आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। अभी अगर आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है तो यही शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जिस टाइम पे मान लो कोई तुम रट्टाफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, लेक्चर लगा रहे हो यहाँ पे, तो फिर यहाँ वाला लेक्चर में सेल्फ स्टडी कर लेना, ठीक है। जब मान लो कि तुम यहाँ खुद से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे फिर तुम क्लास, है ना। हमेशा आपका जो क्लास का ड्यूरेशन है वो 5 घंटे ज्यादा नहीं चाहिए। हमेशा जो रूल होता है बेटा किसी भी सिलेक्शन का इनिशियली, कि आपका 60% टाइम, जो भी आपका टाइम आप दे रहे हो, वो लेक्चर में जाके टिल सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, टिल सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। और बाकी 40% प्रैक्टिस में जाता है। और अगर आप सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो फिर आपका 40% लेक्चर या डाउट में जाएगा या थ्योरी में, और 60% जो है प्रैक्टिस में। ये थंब रूल होता है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ यू वांट टू क्रैक दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे रिलीजियसली, मैं दावे के साथ कहता हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100% गारंटीड है, ठीक है, 100% गारंटीड। बट अब इसके बाद अगर तुम 0 लेवल पे हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो देखो, अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो तो अपने से कर लो, कोई बात नहीं। बट अगर लग रहा है कि तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते और 100% श्योर होना चाहते हो, तो मेरे पास आ जाओ नीट सिलेक्शन बूट कैंप में, जो आपका मेरा नोएडा में कैंपस है, ठीक है, 3 एकड़ का कैंपस है। तुमको कोई दिक्कत नहीं हो, तुमको अच्छा खाना मिलेगा 4 टाइम, ठीक है, तुमको रहने के लिए अच्छा मिलेगा, तुमको लाइब्रेरी असाइंड होगा, तुमको डाउट के लिए टीचर्स मिलेंगे, तुमको मेरी फैकल्टी मिलेगी, सब कुछ तुमको यहाँ पे मिलेगा इस कैंपस में। और तुमको हम 10 घंटे का आउटपुट भी दे रहे हैं। तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। आप इस हेल्पलाइन नंबर 9007002666 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे मुझे बहुत रीच आउट कर रहे थे कि अरे सर, मैं ना सिलेक्शन बूट कैंप में आना तो चाहता हूं, बट मुझे पता नहीं कि टीचर से मैं समझ पाऊंगा नहीं, मैं किसी और टीचर से पहले पढ़ता था। तो उनके लिए भी बेटा, बट बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए ही है, कि हम एक सेल्फ स्टडी टेस्ट एंड डिस्कशन बैच है, ठीक है, टेस्ट बैच है, जहां पे हम टेस्ट लेंगे, आपको टारगेट देंगे, डाउट कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, ठीक है। और आपको इस केस में हम आपको फोन अपना यूज करने देंगे, आप लेक्चर कहीं से भी ले सकते हैं, लीजिए, मेरा शेड्यूल फॉलो कीजिए और टारगेट फॉलो कीजिए मेरे हिसाब से, और आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए भी आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये वाला बैच 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस बैच में अगर इनरोल करना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। इस बैच में हम सिर्फ 50 सीट्स ले रहे हैं, ठीक है, और बाकी बैच में हम मोर देन 100 सीट्स ले रहे हैं। तो इसको आप कर लीजिए और इनरोल कर सकते हैं आप हमारे सिलेक्शन बूट कैंप में। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं
वो आपको अभी इंडिया में कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा प्रोपोगेट करता हूँ। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपसे ये रूटीन फॉलो हो सकता है पहला, और क्या आपको लगता है कि जो प्लान है मैंने बताया इस प्लान से नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे और वीडियोस के लिए, ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूट्यूब में भी भर भर के कंटेंट डालते हैं जो अभी रिवीजन के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।